कहानी का शीर्षक है तुम मेरी हो। पुरुष के इतने विभत्स रूप को देखने के बाद भी तुम मुझसे अपना दर्द बांट पाई। तुम शायद यह जानती हो कि हर पुरुष बलात्कारी नहीं होता। तुम्हारे इस विश्वास के लिए मैं तुम्हारा जितना सम्मान करूं वह कम है। आगे की कहानी विस्तार से सुने। सारांश का स्थानांतरण अचानक ही चमोली में हो गया। यहाँ आकर उसे नया अनुभव हो रहा था। एक तो पहाड़ी इलाका, उस पर जान पहचान का कोई भी नहीं। पहाड़ी इलाकों में मकान दूर दूर होते हैं। दिल्ली जैसे शहर में रहकर सारांश को ट्रैफिक का शोर, गानों की आवाज़ें और लोगों की बातचीत के तेज स्वर सुनने की आदत सी पड़ गई थी। किंतु यहाँ तो किसी को देखने के लिए भी वह तरस जाता था। जिस किराए के मकान में वह रह रहा था वह 2 मंजिला था। ऊपर के घर से कभी कभी एक बच्चे की मीठी सी आवाज़ कानों में पड़ जाती थी, पर कभी आते जाते किसी से सामना नहीं हुआ था उसका। उस दिन रविवार को नाश्ता करके वह बाहर लॉन में कुर्सी पर आकर बैठ गया। पास ही मेज पर उसने लैपटॉप रखा हुआ था। कॉफ़ी के घूंट भरते हुए वह ऑफिस का काम निपटा रहा था। तभी अचानक मेज पर रखे कॉफ़ी के मग में छपाक की आवाज़ आई। सारांश ने एक तरफ जाकर कॉफ़ी घास पर उड़ेल दी। इतनी देर में ही पीछे से एक बच्चे की प्यारी सी आवाज़ सुनाई दी। अंकल, मेरा मोबाइल। चलते हैं, मैं दिला दूंगा तुमको मोबाइल फ़ोन। पर अंकल, मेरी मम्मी नहीं मानेंगी ना। चुनमुन ने नाक चढ़ाते हुए ऊपर अपने घर की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे, आपकी मम्मी को मैं मना लूँगा। हम दोनों तो दोस्त बन गए ना। तुम्हारा नाम प्रियांश और मेरा सारांश। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। कहते हुए सारांश ने चुनमुन का हाथ थाम लिया और सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे पर नाइटी पहने खड़ी गौरवर्ण की आकर्षक महिला शायद चुनमुन का इंतजार कर रही थी। सारांश को देखकर वह एक बार थोड़ी सकपकाई, फिर मुस्कुराकर अंदर आने को कहती हुई आगे आगे चलने लगी। भीतर आकर सारांश ने अपना परिचय दिया। उसके बारे में वह केवल इतना ही जान पाया कि उसका नाम शीतल है और पास के ही एक विद्यालय में अध्यापिका है। चुनमुन ने मोबाइल की घटना एक सांस में बता दी शीतल को, और साथ ही यह भी कि अंकल ने उसका नाम चुनमुन रखा है, इसीलिए शीतल भी उसी नाम से बुलाया करे। मुनमुन तो किसी लड़की के नाम जैसा लगता है। शीतल रसोई में चली गई और सारांश चुनमुन से बातें करने लगा। तब तक शीतल फ्रूट जूस लेकर आ गई। सारांश ने शाम को बाजार जाने का कार्यक्रम बना लिया। शीतल को भी बाजार में कुछ काम था। पहले ते पहले तो वह साथ जाने में थोड़ी झिझक रही थी, पर सारांश के आगे आग्रह को वह टाल ना सके। तीनों शाम को सारांश की कार में बाजार गए और रात को बाहर से ही खाना खाकर घर लौटे। बाजार में चुनमुन सारांश की उंगली पकड़े ही रहा। सारांश भी कई दिनों से अकेलेपन से जूझ रहा था, इसीलिए उसे भी उन दोनों के साथ एक अपनत्व का एहसास हो रहा था। शीतल के चेहरे पर आई चमक को सारांश साफ साफ देख पा रहा था। वह खुश था कि पड़ोसी एक दूसरे के साथ किस प्रकार एक परिवार की तरह रह रहे हैं। उस दिन के बाद चुनमुन अक्सर सारांश के पास आ जाया करता था। सारांश भी कभी कभी उनके घर जाकर बैठ जाता था। सारांश को शीतल ने बताया कि उसके माता पिता हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ससुराल पक्ष के विषय में उसने कभी कुछ नहीं बताया। सारांश भी अक्सर उनको अपने माता पिता व छोटी बहन सुरभि के विषय में बताता रहता था। पिता दिल्ली में एक व्यापारी थे, जबकि छोटी बहन 1 साल में से मिस्र में अपने पति के साथ रह रही थी। उस दिन सारांश ऑफिस से बाहर से आए हुए कुछ व्यक्तियों के साथ व्यस्त था। एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। उसके फ़ोन पर बार बार चुनमुन का फ़ोन आ रहा था। सारांश ने 3-4 बार फ़ोन काट दिया, पर चुनमुन लगातार फ़ोन किए जा रहा था। बैठक के बीच में ही बाहर जाकर सारांश ने उससे बात की। चुनमुन को तेज बुखार था। शीतल ने डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिलवा दी थी और लगातार उसके पास ही बैठी थी, पर चुनमुन तो जैसे सारांश को ही अपनी पीड़ा बताना चाहता था। सारांश के दुलार से मिला अपनापन वह अपने नन्हे से मन में थाम कर रखना चाहता था। सारांश ने बैठक में जाकर सबसे क्षमा मांगी और अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाकर ऑफिस से सीधा चुनमुन के पास आ गया।
उसे देखते ही चुनमुन खिल उठा था। शीतल भी मन ही मन राहत महसूस कर रही थी। चुनमुन ने सारांश को अपने घर कपड़े बदलने भी तभी जाने दिया जब उसने रात को चुनमुन के घर ठहरने का वादा किया। शीतल के आग्रह पर सारांश रात का खाना उनके साथ ही खाने को तैयार हो गया। तेज बुखार के कारण चुनमुन की नींद बार बार खुल रही थी, इसीलिए शीतल और सारांश उसके पास बैठे थे। अपने मन की एक डोर दोनों को बांध रही थी। अपने जीवन के पिछले दिन दोनों एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। सारांश का जीवन तो कमोबेश सामान्य ही बीता था, पर शीतल एक भयंकर तूफान से गुजर चुकी थी। कुछ वर्षों पहले वह अपनी दीदी के घर हिमाचल के सुदूर गांव में गई हुई थी। उनका गांव मैक्लोडगंज के पास पड़ता था, जहां अक्सर सैलानी आते जाते रहते हैं। एक रात वह ठंडी हवा का आनंद लेती हुई कच्ची सड़क पर मस्ती से चली जा रही थी। अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी। पीछे से किसी ने उसका मुंह दबोच लिया और उसे स्त्री जन्म लेने की सजा मिल गई। अंधेरे में वह उस दानव का चेहरा भी ना देख पाई, और वह तो अपने पुरुषत्व का दंभ भरते हुए चलता बना। उसे तो पता भी नहीं कि एक नन्हा अंकुर वह वहीं छोड़कर जा रहा है। शीतल का नन्हा चुनमुन। माता पिता ने शीतल पर चुनमुन को अनाथाश्रय में छोड़कर विवाह करने का दबाव बनाया, पर वह नहीं मानी। लोग तरह तरह की बातें करके उसके माता पिता को तंग करने लगे, इसीलिए उसने घर से दूर आकर रहने का निर्णय कर लिया। चुनमुन उसके लिए अपनी जान से बढ़कर था। चुनमुन का बुखार कम हुआ तो दोनों थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गए। सारांश की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह रह रहकर शीतल के बारे में सोच रहा था। कितनी दर्द भरी जिंदगी जी रही हो तुम, जैसे कोई फिल्मी कहानी हो। इतनी पीड़ा सह कर भी चुनमुन का पालन पोषण ऐसा कि यह बाग का खिला हुआ फूल लगता है, टूट कर मुरझाया हुआ नहीं। पुरुष के इतने विभत्स रूप को देखने के बाद भी तुम मुझसे अपना दर्द बांट पाई। तुम शायद यह जानती हो कि हर पुरुष बलात्कारी नहीं होता। तुम्हारे इस विश्वास के लिए मैं तुम्हारा जितना सम्मान करूं वह कम है। स्वयं जीवन की नकारात्मकता में जी रही हो और दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा दे रही हो। तुम कितनी अच्छी हो शीतल। शीतल को मन ही मन इस तरह सराहते हुए सारांश उसका सबसे बड़ा प्रशंसक बन चुका था। 2-3 दिनों में चुनमुन का बुखार कम होना शुरू हो गया। ऑफिस के अलावा सारांश अपना सारा समय आजकल चुनमुन के साथ ही बिता रहा था। शीतल ने स्कूल से छुट्टियां ली हुई थी, इसीलिए बाहर से सामान आदि लाने का भी काम सारांश ही कर दिया करता था। उसका सहारा शीतल के लिए एक परिपक्व वृक्ष के समान था। फूलों से लदी बेल सी वह उसके बिना अधूरा अनुभव करने लगी थी स्वयं को। स्त्री एक लता ही तो है जो पुरुष का आश्रय पाकर और भी खिलती है तथा निस्वार्थ होकर सबके लिए फलना फूलना चाहती है। चुनमुन का बुखार उतरा तो काम वाली बाई बीमार पड़ गई। दोनों घरों का काम लक्ष्मी ही देखती थी। उसने शीतल को फोन पर सूचना दी और यह सूचना जब वह सारांश को देने पहुंची तो वह सिर पकड़कर बैठ गया। रात को उसकी मां नीलम का फोन आया था कि वे सुरभि के साथ 2 दिनों के लिए चमोली आ रही हैं। सिर्फ 1 सप्ताह के लिए भारत आई थी सुरभि, और सारांश से बिना मिले वापस नहीं जाना चाहती थी। लगता है दोनों यहाँ आकर काम में ही लगी रहेंगी। सारांश ने निराश होकर शीतल से कहा, तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं सब देख लूँगी। शीतल के इन शब्दों से सारांश को कुछ राहत मिली और वह घर की चाबी शीतल को सौंप कर ऑफिस चला गया। सारांश की मां नीलम और सुरभि दोपहर को पहुंचने वाली थी। शीतल ने चुनमुन की बीमारी के कारण पहले ही पूरे सप्ताह की छुट्टियां ली हुई थी विद्यालय से। सुरभि और मां सारांश की अनुपस्थिति में घर पहुंच गई। शीतल के रहते उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। सारांश के आने पर भी वह सारा घर संभाल रही थी। चुनमुन भी सारांश की मां से बहुत जल्दी घुल मिल गया। 2 दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं लगा। जाने से एक दिन पहले रात का खाना खाने के लिए शीतल ने सबको अपने घर पर बुलाया। घर की साज सज्जा, खाने का स्वाद, रहने का सलीका आदि से
सारांश की माँ शीतल से प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। बेडरूम में पुराने गानों की सीढ़ी और विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का खजाना देखकर सुरभि को शीतल के शौक अपने जैसे ही लगे और वह प्रसन्नता से चहकती हुई हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का आनंद लेने लगी। चुनमुन सारांश की माँ से कहानियाँ सुन रहा था। देर रात भारी मन से वे शीतल के घर से आए। घर आकर भी वे दोनों सारांश से शीतल और चुनमुन के बारे में ही बातें कर रही थी। मौका पाकर सारांश ने शीतल की जिंदगी की दुख भरी कहानी दोनों को सुनाई और शीतल को घर की बहू बनाने का आग्रह किया, किंतु उसे जो शंका थी वही हुआ। माँ ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। सारांश के इस फैसले से सुरभि यद्यपि सहमत थी, किंतु माँ ने विभिन्न तर्क देकर उसका मुंह बंद कर दिया। अगले दिन दोनों दिल्ली वापस चली गईं। वापस दिल्ली आकर सुरभि 3 दिन और रही माँ के पास और फिर वापसी के लिए रवाना हो गई। माँ अपनी दिनचर्या शुरू नहीं कर पा रही थी। एक तो सबसे मिलने के बाद अकेलापन और उस पर सुरभि का पहुंचकर फोन ना आना। दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात में चिंता के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सुबह कुछ तो करना ही होगा। उनके यह सोचते ही मोबाइल बज उठा। फोन सुरभि का ही था। मम्मा, प्रकृति का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारी बेटी और दामाद सलामत है, सुरभि ने डरी पर राहत भरी आवाज़ में कहा। क्यों, क्या हो गया बेटा? माँ का मुंह भय से खुला रह गया। हमारे प्लेन में कुछ आतंकवादी घुस गए थे, अपहरण करना चाह रहे थे वे जहाज़ का। हमारा समय अच्छा था कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 3 कमांडो भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने उन शैतानों की एक न चलने दी और हम सभी सुरक्षित अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए। सुरभि ने एक सांस में ही सब कह डाला। माँ ने राहत की सांस ली और उसे आराम करने को कहकर फोन काट दिया। माँ की आंखों से तो जैसे नींद पूरी तरह उड़ गई। क्या होता अगर कुछ अनहोनी हो गई होती? वे दरिंदे यात्रियों की जान ले लेते या फिर महिलाओं के साथ कुछ और? यह सोचकर माँ का कलेजा कांप उठा। उन्हें सहसा शीतल का ध्यान आ गया। कितनी बेबस होगी वह भी उस रात। कौन चाहता है कि उसकी इज्जत तार तार हो जाए? क्या कसूर है शीतल या चुनमुन का? शीतल को क्यों यह अधिकार नहीं है कि वह भी बुरे समय से निकलकर नई खुशियों को गले लगाए? क्यों वह उस शैतान का दिया हुआ दुख ढोती रहे जीवन भर? सोचते हुए माँ ने एक फैसला किया और रात में ही फोन मिला दिया सारांश को। कहो मम्मा, सारांश ने उगते हुए फोन उठाकर कहा। बेटा, सुरभि ठीक से पहुंच गई है। मैंने सोचा कि तुझे बता दूं, वरना तू चिंता कर रहा होगा। और हाँ, एक बात और कहनी है। सुरभि 3 महीने बाद फिर आ रही है इंडिया। उसकी सहेली की शादी है। तू भी टिकट ले ले अभी से ही यहाँ आने का। छुट्टियाँ ज़रा ज़्यादा लेकर आना। जल्दी ही तुझे भी बंधन में बांध देना चाहती हूँ मैं। जिस महीने में जन्मदिन होता है उसी महीने में शादी हो तो अच्छा माना जाता है हम लोगों में। जल्दी ही तारीख बता दूंगी तुझे। अरे मम्मा, क्या हो गया आज आपको? मेरा जन्मदिन तो पिछले महीने ही था ना। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा ठीक से। परेशान सा होता हुआ सारांश बोला। तो मैं कब कह रही हूँ कि दूल्हे का जन्मदिन ही पड़ना चाहिए उस महीने? दुल्हन का भी तो हो सकता है। शीतल के जन्मदिन के बारे में चुनमुन बता रहा था मुझे उस दिन। सारांश को एक बार तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ माँ की बात सुनकर। फिर आश्चर्य और हर्ष से मुस्कुराते हुए वह बोला, पर मम्मा, शीतल से तो पूछने दो मुझे। मैंने पढ़ ली थी उसकी आंखें। माँ ने छोटे से उत्तर से निरुत्तर कर दिया सारांश को। सुबह होते ही सारांश शीतल के पास पहुंच गया। चुनमुन सोकर उठा ही था। सारांश को देखते ही उससे लिपट गया। आज तुम्हारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना? क्या मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ पापा बनकर? कहते हुए सारांश ने चुनमुन को स्नेह भरी निगाहों से देखा। चुनमुन प्यार से सारांश के गाल चूमने लगा और शीतल भाग गई वहाँ से। एक कोने में हाथ जोड़कर रखी खड़ी शीतल की आंखों से टप टप बहते आंसू सारी सीमाएं तोड़ देना चाहते थे। शीतल मुड़कर वापस आई तो सारांश के आगे सिर झुका लिया अपना। सारांश ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, मानो कह रहा हो, कह दो आंसुओं से कि दूर चले जाएं तुम्हारी आंखों से। तुम मेरी हो, अब सिर्फ मेरी हो। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी?
कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।